हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं और आगे का हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पूरा समझ लिया था, जिसमें 4 फेजेस में कन्वर्ट डिवाइड करके आप उसको समझ सकते हैं। दैट इज फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। ये चारों फेजेस के बारे में समझ लिया था आप सभी ने। और इन चारों फेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में आपने इजीली समझ लिया था अच्छे तरह से। डायग्राम बना करके भी मैंने आपको समझा दिया है, माइंड मैप बना करके भी समझा दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और चीजें हैं उसके बारे में, जैसे कि हमेशा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस समय पे डेली बेद लेना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और साफ रहना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना चाहिए। वो घर में बने हुए भी हो सकते हैं साफ कपड़े से, या मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और नैपकिन्स को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। ये वैसे तो बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि वो आपकी बुक में भी है। तो जो यूज्ड नैपकिन्स है उनको पेपर में रैप करके फिर डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और इनको टॉयलेट के ड्रेन पाइप में नहीं फेंकना चाहिए। और यूज करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धो लेना चाहिए। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट एकदम कंप्लीट और क्लियर हो गया है। तो अब हम लोगों को जानना है बच्चों फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इम्प्लांटेशन उसके बाद कैसे होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर ध्यान देंगे। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, और उसके बाद एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखा है, ड्यूरिंग कोइटस द सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द विजाइना, passes through the cervix of the uterus and reaches the ampullary isthmic junction of the fallopian tube। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कोइटस के टाइम पे जो सीमेन विजाइना में रिलीज किया जाता है उसमें स्पर्म्स में क्या होती है, मोटिलिटी होती है। उसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिससे उनके अंदर क्या होता है, वो मोटाइल हो जाते हैं और वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में पहुंचते हैं। और एम्पुला रीजन में ही जो ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था वो एम्पुला रीजन में जाके रुका होता है। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जहां पे एम्पुला रीजन जिसको कहते हैं, वहां पे जा करके स्पर्म का और सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद वो सेकेंडरी oocyte फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होता है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वो रीजन है एम्पुला रीजन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। द ओवम is also released into the junction for fertilization to occur. The process of fusion of the sperm and the ovum is known as fertilization। ये बहुत कॉमन है, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग को पता है कि ये फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन वर्ड है। इसमें क्या क्या होता है, स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस रीजन में होती है, उस रीजन को आपको लर्न करना है, वो है एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन क्या होता है, इस्थमस का जहां पे जॉइंट होता है वहां पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन को एम्पुला रीजन कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब आप सबको पता है कि तीन भागों में बांट के आपको समझाया गया था फेलोपियन ट्यूब के बारे में। एक तो था आपका फिमरी, और उसके बाद आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर था। उसके ऊपर वही फेलोपियन ट्यूब आगे को बढ़ती है एम्पुला, और ऊपर के साइड वाले रीजन को इस्थमस कहते हैं। तो जहां पे वो घुमाव था एम्पुला और इस्थमस के बीच, उस घुमाव के पास ही जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होने के बाद वहीं पे रुकता है। और
स्पर्म जाकर के उसी एम्पुलर रीजन में ही फर्टिलाइज करता है उसको, सेकेंडरी oocyte को, जिस जो बाद में क्या बन जाता है, एग या ओवम। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम इज नोन एट फर्टिलाइजेशन। तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म इंड्यूस करता है जोना पेल्यूसिडा में, यानी कि जो ओवम का बाहरी आवरण है उसमें चेंज करने के लिए। और उसके बाद क्योंकि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को और स्पर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है कोइटस के दौरान जो रिलीज होते हैं, तो एक स्पर्म ने जब फर्टिलाइज कर दिया तो अब दूसरे किसी स्पर्म की जरूरत नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वहां पे उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो आवरण बहुत कठोर होता है, उसको फिर दूसरा कोई स्पर्म ब्रेक नहीं कर सकता, तो जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। और उसके बाद क्या होती है, एक स्पर्म के एंट्री करने के बाद फिर दूसरे किसी स्पर्म की एंट्री उसमें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है एकदम से। दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस एन ओवम। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि एक ही स्पर्म क्यों फर्टिलाइज कर पाता है, क्यों? क्योंकि जोना पेल्यूसिडा जो है वो डेवलप हो जाती है एक स्पर्म के एंट्री के बाद। द एंजाइमेटिक सिक्रीशंस ऑन द एक्रोसोम्स। अब एक्रोसोम्स क्या थे? स्पर्म का जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर था, एकदम जो थोड़ा सा नोक शेप का स्ट्रक्चर था, एक्रोसोम, उस वो क्या करता है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है एक्रोसोम का, और वो हेल्प करते हैं स्पर्म को साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए। ठीक है, दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब क्या था, ओवम जिसको मैं आपको बोल रही थी कि जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो वो एंजाइम का सिक्रीशन जो होता है उससे मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का, और उसके बाद फिर हैप्लॉइड ओवम बनता है। ठीक है, दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड ओवम। और उसको क्या कहते हैं, उस हैप्लॉइड ओवम को ऊटेड कहते हैं, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो अब इस जगह पे ध्यान देंगे कि कोइटस के टाइम पे जो सीमेन वेजाइना में छोड़ा जाता है उसमें मोटाइल स्पर्म्स में क्या होती है, मोटिलिटी होती है। स्पर्म्स तेजी से जो उसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और उसके सर्विक्स से होते हुए वो यूट्रस के अंदर प्रवेश करते हैं, और उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुंचते हैं। ठीक, ओवरी से निकला ओवम जो है वो भी वहां तक पहुंचता है, एम्पुलर रीजन में ही रहता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस में एक कंडीशन ये है कि अगर ओवम और स्पर्म दोनों एक ही टाइम पर एम्पुला पर पहुंच सके तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज अगर टाइमिंग चेंज हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हर बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब प्रेगनेंसी जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी ही हो, बहुत बार प्रेगनेंसी नहीं भी होती है। उसका रीजन यही होता है कि टाइमिंग जो है वो मैच नहीं करती है। तो अब फर्टिलाइजेशन कहते किसको हैं, आप सबको पता है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जो एग की जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर कौन सी थी, जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, उसके कांटेक्ट में आने पर फिर मेम्ब्रेन में बदलाव को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि एडिशनल स्पर्म्स का एंट्री क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, रुक जाए, और इसके बाद फिर ओवम, एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो स्पर्म को जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने में कौन सहायता करता है, एक्रोसोम में जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन होते हैं वही इसमें हेल्प करते हैं।
फिर स्पर्म का जो एंट्री है सेकेंडरी oocyte में वो मियोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऊपर हो गया था, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो एक हैप्लॉइड ओवम में बदल जाता है। और जब हैप्लॉइड ओवम में बदल जाता है तब हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। यानी कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल में होल बॉडी ऑफ ह्यूमन इज डिप्लॉयड और एक समय ऐसा आता है जब एक सेल हैप्लॉइड बनती है, वो है मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है देन द हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तभी सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर रखेंगे कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है और फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो ही सेकेंडरी oocyte में मियोसिस डिवीजन सेकेंड जो स्टेज था वो कंप्लीट होता है और तब वो हैप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनता है। अब उसके बाद जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होता है, डिप्लॉयड बॉडी हो गई। तो अब डिप्लॉयड बॉडी में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। क्या होता है, क्लीवेज एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। अब पहले आज इसको आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, अगले सेशन में मैं इसको आपको डायग्राम बना के भी इजीली समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन शुरू होता है, सूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फिर वही जाइगोट कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, उसमें ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, उसके बाद 8 और 16 सेल एम्ब्रियो जिसको मोर्यूला कहते हैं वो बनता है और उसके बाद फिर ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है जब तो जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। अब इसको अगर आप अपने दिमाग में सोचते हुए चले तो एम्पुलर रीजन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुलर रीजन में। एम्पुलर रीजन में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट को किस तरफ जाना है, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन के बाद, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट को जाना है अल्टीमेटली यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए। तो माइटोसिस स्टार्ट होती है वहां पे। माइटोसिस स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसके अपर पार्ट पे isthmus की तरफ जब वो मूव करता है तो उसमें क्या हो जाता है, विभाजन होना शुरू हो जाता है और 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 सेल से 8 सेल बनते हैं और 8 सेल से 16 सेल बन जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तब द 8 to 16 सेल एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ मोर्यूला, तब उसका नाम बदल जाता है और उसको मोर्यूला कहा जाता है, which continues to divide to form the blastocyst. The morula moves further into the uterus और उसके बाद एम्पुलर रीजन से जाइगोट को यूट्रस तक पहुंच जाना होता है। यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे क्या होती है, उसकी उसमें सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। The cells in the blastocyst are arranged into an outer trophoblast and an inner cell mass. और उसके बाद सेल जो है वो ब्लास्टोसिस्ट अरेंज हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट में और इनर सेल मास में। और उसके बाद फिर दिस trophoblast gets attached to the uterine endometrium layer and the process is called implantation. This leads to pregnancy. The inner cell mass gets differentiated to form the embryo.
ये कहने में केवल 4 लाइन है बच्चों, लेकिन ये इतना इजीली होता नहीं है। तो अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन में देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो पहले क्या देखेंगे कि एम्पुला रीजन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म का सेकेंडरी oocyte में एंट्री हुआ, वहां पे जोना पेलुसिडा ब्लॉक हो गई और उसके बाद अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो था वो कंप्लीट हुआ। जो सेकेंडरी oocyte था वो हेप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट हो गया। हेप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट होने के बाद ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ। हेप्लॉइड का फर्टिलाइजेशन होके फिर डिप्लॉइड जाइगोट बना। डिप्लॉइड जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो स्थमस से ओविडक्ट की तरफ जाने जब गति करना शुरू किया तो वहां उसमें विभाजन शुरू हो गया। 2 सेल्ड स्टेज आई, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड और 16 सेल्ड स्टेज आई। तो 8 सेल से 16 सेल्ड स्टेज के बीच के पार्ट को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और 8 to 16 सेल एम्ब्रियो जो है वो मोर्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मोर्यूला कहलाता है, विच कंटिन्यू टू डिवाइड टू फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और मोर्यूला उसके बाद फिर फर्दर आगे जाके यूट्रस में मूव कर जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ट्रोफोब्लास्ट में बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और उसकी इनर सेल मास को दोनों को मिला करके ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वही अटैच होता है किसमें, इंटरनल यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पे अटैच होता है। अब इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि जब इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए। क्यों, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होना है जाइगोट का, जो इम्प्लांटेशन होना है ट्रोफोब्लास्ट का, वो किस लेयर पे होता है, एंडोमेट्रियम लेयर पे होता है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है। और यही एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही इंटरनल इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जाती है। तो जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं। अब इसको अगर एक कहानी की तरह आप लर्न करेंगे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली कि ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो देन कन्वर्ट हो जाता है ल्यूटियल फेज में पहुंचने पर कॉर्पस ल्यूटियम में इफ प्रेगनेंसी अकर्स। तो अब आपको वो कंडीशन समझनी है कि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी होनी है, तो क्या होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। उस एंडोमेट्रियम लेयर का जो मेंसेस के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती थी, उसके साथ क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखना है, उसको रोके रखना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। और उसके कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ नहीं होती। एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, शेड ऑफ नहीं होती, यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन बनाए रखने का काम करता है। और जब एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहती है तो उसी लेयर पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और अगर इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, हर केस में ये कंप्लीट नहीं हो पाता बच्चों, और कंप्लीट होने के बाद भी कभी कभी क्या हो जाता है, ये कह सकते हैं कि अगर गर्भ नहीं ठहरता या भ्रूण नहीं इम्प्लांट हो पाता है तो उसको उसी घटना को आप ये कह सकते हैं कि वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाए तो उसको क्या कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि अबॉर्शन कराना पड़ता है। मान लीजिए कि आधा प्रोसेस हुआ और आधा नहीं हो पाया तो अबॉर्शन कराना पड़ता है, या अगर इम्प्लांट नहीं हो पाया तो उसको मिसकैरेज कहते हैं, मिसकैरेज कहते हैं, या मतलब कहते हैं कि गर्भ का ना ठहरना। तो अब आप सबको पता है कि पहले एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जाइगोट में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है। तो जाइगोट में 23 आपका अगर स्पर्म लेके आया और 23 ओवम लेके आया तो जाइगोट में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसी स्टेज में जो शिशु है वो बॉय होगा
आइदर वो गर्ल होगा यानी मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, ये डिसाइड केवल उसी स्टेज में हो जाता है जब दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इसके बारे में अगले क्लास में आपको समझाऊंगी मैं कि किस तरह से डिसाइड होता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो अगर एक्स क्रोमोसोम मैच करते हैं तो मेल बेबी होता है और फीमेल होता है, और एक्स वाई मैच करता है तो फिर मेल हो जाता है। इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, और हम अगले सेशन में ट्विंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने हमें एक कभी कभी सुना होगा जुड़वा बच्चों के बारे में, तो अगर जुड़वा बच्चों के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे अगले सेशन में, और जो जाइगोट है, एम्ब्रियो है, वो डेवलप होके लड़का होगा या लड़की होगा, उसके बारे में भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना कि कौन से रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। वो रीजन होता है एम्पुला, जो फेलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte जो है, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ था, उसी में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉयड जाइगोट को मूव करके यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर जो एंडोमेट्रियम थी, उसी में जाके इम्प्लांट होना होता है। उसके बीच में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बनता है, और इनर मास बनता है। इसके बारे में हम आगे की क्लास में सेशन में चर्चा करेंगे। और एक ट्विंस का जुड़वा होने का कॉन्सेप्ट जो है, उसके बारे में हम आगे सेशन में चर्चा करेंगे। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे ये तय होता है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अगर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होने के बाद लड़का होगा या लड़की होगा, उसका निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में भी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पेन और नोट पैड लेके अपना बैठना है, चीजों को, पॉइंट्स को नोट करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते ही आते हैं बच्चों। तो इस यूनिट को हल्के में नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ते रहना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।